दोस्तों, मेरा नाम है अंकित आनंद और मैं आज आपको अपनी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है दोपहर की संध्या। जिंदगी की विरासत में मुझे बहुत कुछ मिला, बस वो कहता ही जा रहा था। जो कुछ नहीं है वो है पैसा। शायद वह जानती थी कि अगर इस शक्ति से वो मुझे वंचित नहीं रखेगी तो मैं इस दुनिया के दायरे से काफी दूर चला जाऊं। फिर एक फीकी हंसी हंसा वह जिसे सब प्रतीक के नाम से जानते थे। परिष्कृत व्यक्तित्व का स्वयं प्रतीक है वह जिसे नियति के हथौड़ा तोड़ ना सका, वह जिसे दुर्भाग्य का पर्वत जिसकी राह मोड़ ना सका, वह जिसके पास सौभाग्य कभी आ ना सका और वह जिसे दुख कभी दहला ना सका। छोटी सी उम्र में उसने दुनिया के सारे रंग देखे थे, पर दुख की गोधूली में सारे रंग फीके दिखाई देते थे। उज्जवल प्रतिभा का धनी होने से क्या फर्क पड़ता है, था तो निर्धन ही ना। पिता शुरू से गरीब नहीं थे, पर कहते हैं ना, ईमानदार का व्यवसाय कभी नहीं चल पाता। जितना व्यवसाय किया उसमें घाटा ही कमा लिया। अपने बच्चे को सूना बचपन दिया, पर वह अपनी नियति को शुरू से ही समझ गया था, इसीलिए बचपन से ही लगन से पढ़ाई की। आखिर आकाश को चूमना जो था, उसकी पढ़ाई छात्रवृत्ति के बदौलत अब तक जारी थी। उसके पिता उसे और कुछ तो दे नहीं पाए, पर हमेशा मानसिक रूप से उसकी मदद की और किसी भी परिस्थिति में उसकी पढ़ाई को रुकने न दिया। तभी तो आज वो अपने प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज का स्टूडेंट है। उसकी सोच काफी ऊंची थी। कुछ ना रहते हुए भी वह किसी और के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरी इंसानियत के लिए सब कुछ लुटाने की भावना रखता था। आखिर स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श जो मानता था। उसने विवेकानंद को बहुत पढ़ा था, उनके विचारों को आत्मसात भी किया था। वह कहता था कि स्वामी जी के अनुसार हम सब दुनिया में लेन देन का माध्यम बनकर आए। नदी की धारा की तरह हम एक तरफ से लेते हैं और दूसरे तरफ दे देते हैं। यह धारा जिस दिन रुक जाएगी, यही नदी एक तालाब बनकर सूख जाएगी। प्रकृति हमें इस सुंदर दुनिया से बाहर कर देगी। उसने इसी उम्र में, जब वो अपनी युवावस्था को पहुंचने को हो रहा था, कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर समाज के लिए काफी कुछ किया था। उसने बाल मजदूरी से लेकर एड्स जैसी समस्याओं के खिलाफ लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। किसानों के हित के लिए उसने जो कुछ भी किया, उससे तो पूरे प्रदेश के किसानों से जानते थे। उसने विश्व के अच्छे साइंटिस्टों की बातों को गांव के छोटे छोटे किसानों तक पहुंचाया था। उसने डेवलप कंट्री में यूज होने वाली सस्ती बट अच्छी तकनीकों को किसानों को अवगत कराया था। उसके जीवन में खुशहाली लाई थी, और यह सब वो अपने पिता के पैसे से नहीं करता था। वो समय बचाकर छोटी मोटी नौकरी करता था और इसी के लिए काफी भटका भी करता था। पर आज ऐसे पैसे जुटा पाना कितना मुश्किल है, सब जानते हैं। इन सारी बातों से वह एक परिपक्व उम्र दराज इंसान प्रतीत होता था, पर सच्चाई है कि प्रतीक 20 साल का एक युवक था जिसने अभी जस्ट अपने टीनेज को क्रॉस किया था। और इन सब बातों से अलग कॉलेज के लड़कों के सामने उसका बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर था, बिल्कुल कूल लड़के जैसा। वो क्या था उसे और मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता था। उसके दिल में गोता लगा पाना वाला मैं ही था एक बस। पर एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आज केवल ये बातें काफी नहीं होती। कोई लड़का होगा तो वो जानता होगा कि आज कॉलेज में आपको RHS होना चाहिए, रिच, हैंडसम, स्मार्ट। कितना जरूरी है ऐसा होना। भले ही क्या बोलूंगा। और जहां तक उसकी बात है, एक तो दिखने में साधारण, ऊपर से
पिछली पीढ़ी इस बात को कितना भी नजरअंदाज क्यों ना करे, पर आज की दिन की ये सच्चाई है। पुरानी पीढ़ी कहती है ये सब फजूल की बातें हैं, जो युवा इसके पीछे जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। पर वो लोग क्या जाने, अब ये झूठी चमक ना होकर जीवन का अंग बन गई है। अब ऐसा नहीं है लोग कि इसके बिना बिल्कुल नहीं जी पाते हैं, बट जीते हैं, पर मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर, और इस अव्यक्त बोझ के लिए जिए जा रहा था। पर कैसे जी रहा था ये मैं ही जानता हूं। घर से कॉलेज का दूर होना और पैदल आना इतना मुश्किल था। एक पुरानी टूटी साइकिल थी, उस पे चलता था। शर्ट की कॉलर घिसी रहती थी, साइकिल की आवाज बंद होने का नाम नहीं लेती थी। एक तो दिखने में साधारण, कद काठी से सामान्य, ऊपर से जब देखता था कि लड़के लड़कियों का जत्था चला आ रहा है तो रास्ता बदल लेता था। क्लास की लड़कियां शर्मीला समझती थी क्योंकि उनके सामने कभी आता ही नहीं था। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, पर दोस्तों से सुनता था कि सब में काफी पैसे खर्च होते हैं। तब तो इनसे दूर ही रहना भैया। पर एक लड़की थी जिसकी नजर में वो था। एक दो बार मेरे कहने पे उसने बात भी की थी, उन दोनों में काफी कुछ अनकही रह गई थी। एक बार लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, सोनल अपने दोस्तों के साथ आई और उसके बगल में कुर्सी पे बैठ गई। बाकी सब भी उसके आसपास ही बैठ गए और उनके साथ एक दो लड़के भी थे। उसी दिन उसे लगा था कि वो उससे बात करेगी, बहुत बातें ना सही कुछ तो बोलेगी। उसने इंतजार किया 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। किसी ने उससे कुछ कहा ही नहीं। सब खुद में मशगूल थे। बड़ी तेजी से किताब उठाई और चल पड़ी वहां से। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और मैंने देखा था कि एक अपराध बोध भरी नजर उसे जाते हुए। वो आज वो लाइब्रेरी में बैठा था। 3 बज चुके थे। इस समय कॉलेज खाली सा हो जाता है, पर प्रतीक हमेशा लाइब्रेरी में बंद होने को यही बैठा रहता हूँ। वो केवल विज्ञान की किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी सब पढ़ता है। मैंने कभी देखा तो नहीं है, बट सोचता हूं कि आकाश को छुपाने वाले लोग शायद ऐसे ही होते हैं। आज उसके हाथ में विवेकानंद की एक किताब थी और वो उसी में गोते लगा रहा था। रीडिंग रूम में सन्नाटा पसरा था। चारों तरफ किताबें सजी थी। एक कतार में टेबल कुर्सी लगे थे, पर कुर्सी में बैठने वाला कोई नहीं था। अभी एक ही कुर्सी भाग्यशाली थी। लाइब्रेरी ने अपने कक्ष में थे, चपरासी काउंटर में बैठा ऊँघ रहा था। एक हल्की सी आहट ने पसरी खामोशी को फूंक भर मार दी। नजरें उठाकर देखा एक लंबी, छरहरी, स्मार्ट लड़की लाल टी शर्ट और क्रीम ट्राउजर पहन के उसके सामने खड़ी। आंखों पर पतला सा चश्मा और कंधे तक बाल। अरे यही तो सांवली सलोनी सोनल थी। क्या मैं यहां बैठूं? सामने की खिड़की खींचते हुए उसने पूछा। भैया ये लाइब्रेरी है, मेरे पिता की जागीर तो नहीं कि मैं आपको मना करूं। अपनी किताब पे नजर दौड़ाते हुए उसने धीरे से कहा, इतनी बेरुखी से क्यों बोल रहे हो? बैठकर मेज पर बैग और सेलफोन रखते हुए सोनल ने अपनी नजाकत के साथ बोला। कुछ देर चुप्पी रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे यार मिस्टर कूल, तुम आज फुल मिस्टर गंभीर क्यों हो गए हो? यह उसका माहौल को हल्का करने का प्रयास पर था। तुम्हें मेरा ये नाम किसने बताया? शंका की दृष्टि से उसने देखा और एकाएक उसकी आंखें सक्रिय हो गई। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। मैं, जो अब तक दरवाजे के पीछे खड़ा था, तेजी से छुप गया। उसे लगा कि उसे गलत एहसास हुआ है, सो अपनी नजर वापस समेटकर मेज पे बैठ गई। हाथ में पेंसिल लिए पढ़ता जा रहा था। अंडरलाइन करता था, पढ़ता था।
नाराज हो मुझसे? भैया मैं तो रमता जोगी बहता पानी, भला मैं क्यों नाराज हो किसी से भी? और वैसे भी नाराज तो अपनों से होते हैं ना। किताब की पेज पलटते हुए उसने कहा, तो तुम अब तक मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? आपने माना है? उसकी नजरें शब्दों के गलियारे में सरपट भाग रही थी। तुम शायद नहीं जानते कि मैं तुमसे कब से अपना दोस्त बनाना चाहती हूं। अरे ये तो भावुक होते जा रही थी, और उसने देखा कि अब तक वो तो पढ़ने में ही मशगूल था। उसने किताब छीन ली। मैं बके जा रही हूं, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है? एक हल्की सी मुस्कुराहट प्रतीक के चेहरे पे तैराई। उसने अपनी दुलार भरी नजर से उसे देखा और पेंसिल रख उंगलियां तोड़ते हुए कहा, अच्छा बोलो। अरे बोलो यार, बताओ तो सही। बस सिर झुकाकर बैठी थी, रुआसी सूरत बनाकर। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं जब से तुमसे जानती हूं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं, भले ही इसका तुमको विश्वास ना हो। अच्छा, तो उस दिन आप लाइब्रेरी में हमसे दोस्ती की थी आपने? तुम क्यों नहीं समझ पाते? जब आदमी किसी को जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, पर अपने दोस्तों से डरी रहती हूं। क्या बताओ क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जानते हो ना, आजकल सीधा सोचने वाले लोग कम और उल्टा सोचने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और तुम इन छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। उसकी यह बात यार, तू तो बड़ी सेंटी हो गई रे। अरे छोड़िए सब, चल लेट्स गिव अ न्यू स्टार्ट। दोस्ती करोगी मुझसे? हाथ पर आते हुए उसने खास अंदाज में कहा था। हाँ। आंखों को पोंछ मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। फिर प्रतीक उसकी तरफ मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहा था, और वह सुबकती रही, मुस्कुराती रही। कुछ बताओ अपने बारे में। क्या बताऊं? कुछ भी। जितने देर तुम्हारे साथ रहती हूं, तुम बोलते हो, एक अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। हाँ, शायद पूरा दिल खोल कर रख देने का प्रण कर लिया था उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर दोस्ती से आगे ना बढ़े तो ये दोस्ती हमें हमेशा बनी रहेगी, और मैं तो कम से कम बना के रखूंगी। हाँ मैडम, घबराओ मत, हम दोस्ती से आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, उसने विश्वास दिलाते हुए बोला था, सर हिला के कुटिल मुस्कान के साथ। जानती हूँ, मैं तुमकी कहानी लिखना चाहती हूँ। अच्छा, ये नया शौक कब से जागा तुम्हें देख के? इस बेवकूफ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब बता दिया ना। उसने हल्का रोष प्रकट किया था, और ये किसके लिए था पता है? मेरे लिए। मैं जो अभी भी बाहर की दीवार से सटकर खड़ा सब सुन रहा था। वैसे मुझ में तुमको क्या खास देखा? मेरे जैसे तो गली गली घूम रहे हैं। वो देखो सामने रोड जा रही है ना, वहां पे कम से कम 5-6 तो होंगे। हाँ, गेट के पास। बराबर सही बोला। सभी सड़कों पे बिखरे तो जरूर है, पर तुम्हारी तरह कोई नहीं। लाइफ ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी नहीं। लक और लाइफ को दोस्त देना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जिंदगी के विरासत में मुझे बहुत कुछ मिला, बस वो कहता ही जा रहा था। पर जो कुछ नहीं मिला वो है पैसा। शायद वो जानती थी कि इस शक्ति से मुझे अगर वंचित नहीं रखेगी तो मैं दुनिया के दायरे से काफी आगे चला जाऊंगा। पर फिर भी मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो जिंदगी, दुनिया, इनसे शिकायत करते हैं। मैं तो इसके लिए खुद को लकी मानता हूं, क्योंकि आज इसने मुझे स्ट्रगल का इंस्पिरेशन दिया है। इसने आज मुझे लाइवली रखा है। तुम जानती हो, मेरे लाइफ में दोपहर में ही शाम हो गई है। जब मैं अपने
प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों को अपनाने का कोशिश करता हूं, लगता है कि अपनाने का समय आ गया, देन आई फील कि आई एम हेल्पलेस। मेरा सूरज चमकना तो चाहता है, पर ये बादल उसे चमकने नहीं देते। चलो मैं भी देखता हूं ये बादल कब तक छटते हैं। सामने बैठी सोनल निर्निमेष इन बातों को सुनी जा रही थी। अब वो पहले की तरह कुर्सी पे पीठ के सहारे नहीं बैठे थे, वे तो मेज पे केवनी रखे और हथेली में मुखड़ा रख के बैठे थे, दोनों एक दूसरे की ओर, दो भिन्न नैनों की दूरी कम कर। कहने वाला अपने फ्लो में आ चुका था और दिल की बात दोनों हाथों से लौटा रहा था। ये मेरी बातें तुम्हें बहुत बोरिंग टाइप की लग रही हूँ, क्योंकि मैं फिलॉसफिकल बातें कर रहा हूँ, बट क्या करोगी, इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे लाइफ के पिक्चर देखे, इतने सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा किए ना कि इट्स वेरी नॉर्मल जब ये सब मेरे जवान पे आ जाते हैं। और जानते हो, पैसे के चक्कर में मैंने इस लाइफ को देखा है। 16 साल का था, 16 साल क्या था जब से मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूं, एक ऐसी नौकरी जिसे करते हुए मैं अपनी पढ़ाई चालू रख सकूं, पर हर बार हाथ आती है वही निराशा। जहां जाता हूं वहां पहले पैसे मांगते हैं बताओ, अब नौकरी देने का वादा करते हो फिर। अरे मैं पैसे देके नौकरी होगा, मेरे पास देने को फुट्टी का और ही नहीं होती है। इन सब के पीछे तो पागल हो जाता हूं मैं, समझ में नहीं आता। एक बार तो पता है मैंने क्या किया था, एक बार भोजपुरी फिल्म का ऑडिशन देने चला गया था मैं। सोनल के चेहरे पे काफी असहमतिजनक भंगिमा देख के धीरे से कहा, हीरो के लिए नहीं, कैरेक्टर रोल के लिए, इतनी एक्टिंग आती है। अच्छा तो क्या हुआ? वो एक एक्साइटेड होकर बोली, वैसे भी लड़कियों के मन पे ये सारी बातें तो काफी इफेक्ट डालती है। होना क्या था, सेलेक्ट कर लिया, फिर बोलते हैं ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग फी के साथ बुलाया और मैं नहीं गया। फिर वही पैसा। और धीरे धीरे वो निराले अंदाज में गुनगुनाने लगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसे अचंभित निगाहों से देखते हुए किसी ने कहा, क्या यार, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ कुछ नया पाती हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर में कितने शेड्स हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाई। यार कभी तुम सिंगिंग कंपटीशन जीत जाते हो, कभी फिल्मों के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, कभी डिबेट, कभी लिटरेचर, कभी सोशल सर्विस, सब में तो अपना झंडा गाड़ ही चुके हो, और एकेडमिक की तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? अरे आजकल ये सब पूछता कौन है? यही तो तुम गलत सोचते हो। यहां पे आके मैडम जी को एकाएक अपनी जानकारी दिखाने का मौका मिला था, और छोड़ती भी कैसे। अरे आजकल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा ये एक्स फैक्टर्स एंड ये स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। अरे कंपनियां तो ये सब लड़के ढूंढते हैं, पैसे फेंकते हैं ऐसे लड़कों के ऊपर। हाँ ये बात अलग है कि डेवलपमेंट के इस फ्लो से अपना शहर थोड़ा अछूता है, बट तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं बाहर किसी दूसरे शहर में। क्या करने मार जाओ, वहां शहर घूमने और कंपनियों को सर्च करने, और खुद में कितना खर्च हो जाएगा सोचो, और साथ में कॉलेज भी तो है। अरे कॉलेज तो मैनेज हो ही जाएगा, मेरे आत्मविश्वास से कहा था उसने। अच्छा एक बार गवर्नमेंट और वीसी चेंज हुए ना, सब कुछ बदल जाएगा, कभी भी गाज गिर सकती है।
अच्छा हाँ, अभी याद आया, तुमने पिछले साल कुछ किसानों के लिए कुछ किया था, पेपर में तुम्हारा इंटरव्यू छपा था। अच्छा हाँ, बड़े सामान्य ढंग से उसने जवाब दिया। वो एक्चुअली कुछ चीप बायोसाइड्स के लिए, उसके लिए किसानों में अवेयरनेस फैलाई थी, कुछ फॉरेन रिसर्च की मदद से, और सिंपल चीप जो बायोसाइड्स होते हैं उसको बनाने का तरीका बताया था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? जानते हो, एक्चुअली बात ये है कि मेरे पापा के एक फ्रेंड एनजीओ में जो इन्हीं सब चीजों के लिए काम करते हैं, और अभी एक वहां वैकेंसी भी है। अब तुम्हारा बैकग्राउंड इस फील्ड में काफी अच्छा है, तो सो आई थिंक वो तुम्हें इस काम पे रख लेंगे। और वे काफी कोऑपरेटिव है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी और पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, काम भी तुम्हारे लायक है। क्या सच्ची? बिल्कुल, मैं हूं ना, कॉलर चलाते हुए उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा। प्रतीक की आंखें चमक उठी। इस छोटी सी नौकरी के आशा मात्र ने उसे अजीब सा सुकून दे रही थी। वो कहते हैं ना, प्यासे को नाले भी जगह गंगा दिखाई देती है। अभी तो उसे किसी की मुस्कुराहट में जन्नत का पैगाम नजर आ रहा था। जी तो मचल रहा था कि उसके जीवन में खुशियां लाने वाली इस परी को गले से लगा ले, पर दोनों एक दूसरे को बस देख के केवल मुस्कुरा रहे थे। आज वो खुश था, निश्चिंत था, क्योंकि उस बात का आभास हो रहा था कि शायद उसकी जिंदगी की दोपहर की संध्या समाप्त हो रही है। यह भ्रावक गोधूली हट रही है, आकाश से बादल छट रहे थे। अब उसके सूरज को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी तकदीर भी कितना मेहरबान हो जाती है। आज उसके साथ एक साथ सब कुछ मिल रहा था। एकाएक पंखे की आवाज बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। पर उन्हें सन्नाटा भी तो खिलखिलाता हुआ लग रहा था। मैंने झांक कर देखा, ऊँघता चपरासी उठ चुका था और लाइब्रेरी बंद होने का ऐलान कर रहा था। मैं दरवाजे से सटा खड़ा रहा, इस इंतजार में इस दहलीज पे चार पैरों को एक साथ पड़ते हुए देख सकूं, जिसका मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था। बस इतनी थी सी कहानी।